हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइद उर्दू ज़बान ज़रिया है। आपका आज ग्रामर हमने परसों भी कराई थी और थोड़ा अब दोबारा हम इसको समझा देते हैं, रिपीट करा देते हैं। ज़बान ज़रिया है अपने ख़यालात और व एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों के ख़यालात व दिली जज्बात को समझने का। हमारी आपस की बातचीत ही हमारी ज़बान है। बातचीत या जो कुछ हम बोलते हैं और सुनते हैं, यही हमारी ज़बान की पहली सूरत है। दूसरी सूरत वो है जो हम तहरीर में लाते हैं और पढ़ते हैं। जिस तरह ज़िंदगी में हर काम को ठीक ढंग से करने के कुछ कायदे कानून होते हैं, उनकी पाबंदी लाजमी होती है। इसी तरह सही ज़बान बोलने और लिखने के लिए भी कुछ उसूल बनाए गए हैं। इन्हीं उसूल का नाम क़वाइद है। क़वाइद कायदा की जमा है। किसी भी ज़बान को अच्छे क़वाइद कायदे की जमा है। जमा मीन्स प्लूरल। कायदा है सिंगुलर और क़वाइद है प्लूरल। तो क़वाइद उर्दू में बोलते हैं इसको जमा, और कायदा है वाहिद, सिंगुलर वाहिद और प्लूरल जमा। क़वाइद कायदे की जमा है। किसी भी ज़बान को अच्छे ढंग से बोलने और लिखने के लिए ज़बान के बनाए हुए कायदों की पाबंदी नहायत ज़रूरी है, और कायदों की इसी पाबंदी को हम उर्दू ज़बान की क़वाइद कहते हैं। उर्दू क़वाइद को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ज़ेर बहस 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। इल्म हिज्जा। पहला है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा वो है जिसमें हम किसी लफ्ज़ को हिज्जा करके पढ़ते हैं। इल्म सिर्फ़, इल्म नू, दूसरा नंबर है इल्फ, इल्म सिर्फ़, और तीसरा है इल्म नुह, और इल्म बयान। इल्म नुह, नहव भी बोलते हैं इसको, नून है वाव नहव, या इल्म नुह। इल्म 4 इल्म बयान, और यह 5 इल्म उरूज़। नोट: इस किताब के पहले हिस्से में हम सिर्फ इल्म हिज्जा, इल्म सिर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव का जिक्र करेंगे। बकिया इल्म बयान और इल्म उरूज़ की तारीफ़ें इस किताब के दूसरे हिस्से में बताई जाएंगी। इल्म हिज्जा के मायने हरूफ को अलग अलग करने और उनके हिज्जे करने की वाक़फ़ियत के हैं। हरूफ हिज्जा वो हर्फ हैं जिनसे कोई ज़बान बनती है। उर्दू में इन हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। मजमूआ मीन्स कलेक्ट। जैसे हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, मजमुआ की कहते हैं ना, मजमुआ था, बहुत सारे लोग थे, बहुत मजमुआ था वहाँ। तो ये बोलने में आता है। तो इसको जैसे हम हिंदी उर्दू इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं इकट्ठा हुआ, मतलब इकट्ठे या इकट्ठा, और उर्दू में बोलते हैं मजमुआ। तो हरूफ हिज्जा वो हर्फ हैं जिनसे कोई ज़बान बनती है। इन हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। मजमूए को या कलेक्ट को अबजद कहते हैं। हरूफ की 2 किस्में हैं। एक है मुफर्रद हरूफ। मुफर्रद हरूफ, ये सब मिट गया है। मुफर्रद हरूफ, और दूसरा है मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ 2 चश्मी है हरूफ तहजी यानी मुफर्रद हरूफ में शामिल नहीं है। इसी तरह मुफर्रद हरूफ 37 हैं जो अलीफ बे पे से शुरू होकर बड़िए पर ख़त्म होते हैं। मुरक्कब हरूफ की तादाद 14 है जो हस्फ ज़ेल है। हस्फ ज़ेल यानी नीचे दिए हुए हैं। भे, ये उर्दू का लफ्ज़ है। जैसे हम बोलते हैं ना, अब नीचे दिए हुए, तो हिंदी में उर्दू में हम बोलेंगे हस्फ ज़ेल। ज़ेल मीन्स नीचे की तरफ जो नीचे लिखे हुए हैं। तो यह है भे, जो 2 चश्म से और 2 हर्फ से मिलकर एक हर्फ बनता है भे, जिसको हम बोलते हैं भारी अल्फाज वाले हरूफ। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धा, ढ, ढ़, खा, घ, लह, मह, नह। मीम है, मीम 2 चश्मे है, नून 2 चश्मे है। ये 2 हरफों के मेल से एक मरकब आवाज़ पैदा करते हैं। इन्हें हकारी हरूफ भी कहते हैं। इस तरह मुफर्रद और मरकब हरूफ की कुल तादाद उर्दू में 51 है। चूँकि उर्दू ज़बान 51 ऐसे हो गई ना, 37 + 14 51 है। चूँकि उर्दू ज़बान दोनों ही हरफों को मिला दिया हमने, मरकब और
मुफर्रद हर्फ को मिलाकर 51 है। चूँकि उर्दू ज़बान हिंदी फ़ारसी और अरबी से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें सब ज़बानों के हरूफ मौजूद हैं। मसलन नंबर 1 से, हे, से, हे, जाल, स्वाद, ज़्वाल, तोय, ज़ोए, ऐन, काफ अरबी हरूफ हैं। ये सारे हरूफ अरबी हरूफ हैं। अभी पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको लिखिए आप और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बहुत अच्छी आपकी ग्रामर हो जाएगी और आपको अदीब माहिर में, कामिल मुअल्लिम में और ये हाई स्कूल में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके बहुत काम में आने वाली है ये ग्रामर। तो ये है नंबर 2 टे। नंबर 2 पे है टे, डाल, ड़े। खालिस हिंदी हरूफ है ये 3। अरबी और फ़ारसी में ये हरूफ नहीं पाए जाते, इसलिए जिन अल्फाज में टे, डाल, ड़े में से किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ हो उसको हिंदी ज़बान का लफ्ज़ समझना चाहिए। नंबर 3 ज़े, फ़े, हे, एन की आवाज़ें हिंदी में नहीं हैं, जबकि फ़ारसी और अरबी दोनों में है। नंबर 4 से का अरबी और हिंदी में इस्तेमाल नहीं है, ये खालिस फ़ारसी ज़बान का हर्फ है। इन्हें मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल अख्तियार की। इन्हीं मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल अख्तियार की। लफ्ज़ को सही तौर पर अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब यही है, आपको हमने कल भी वीडियो डाली थी परसों। एराब चंद जलामतों के ज़रिए हरूफ का आपस में मेल होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ से सिखाऊंगी। यह है जज़्म। जज़्म है, ये छोटे से दाल की तरह होता है। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हर्फ पर जज़्म है उसमें हरकत नहीं होती, बल्कि इससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे मज़दूर, बर्बाद, तो इसमें ज़े पे ये आ गई जज़्म, छोटी सी दाल की तरह होती है हर्फ के ऊपर। बर्बाद तो रे पे ये आ गई जज़्म। फुर्सत तो रे पे जज़्म आ गई और ये ते पे जज़्म आ गई। मकसद तो ये काफ पे जज़्म आ गई और ये दाल पे जज़्म आ गई। आमिल में लाम पे जज़्म आ गई वगैरह। इन अल्फाज में ज़े, रे, ते, काफ, दाल, लाम पर जज़्म है। जिस हर्फ पर जज़्म है उसमें हरकत नहीं होती, बल्कि इससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक इसके साथ जुड़ जाता है। तो अब ये आ गई मद। मद का है अलिफ मद आ। मद एक अलामत है, इसके मायने हैं लंबा करना। जिस अलिफ पर मद हो इससे 2 गुनी आवाज़ निकलती है, यानी वो लंबा करके पढ़ा जाता है। मसलन अलिफ मद आ, जैसे हम बोलते हैं ना आरा, आड़ू, आप आए या आप गए। तो जैसे हम हिंदी में बड़ा आ का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े आ की जगह हम मद का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो ये आवाज़ खींचने का काम करता है मद, लंबा करके खींचना। जैसे ये लिखा है, इसके मायने हैं लंबा करना, इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आसार, आला, जैसे डॉक्टर का आला होता है नहीं, आसार जैसे कहते हैं ना, आसार दिख रहे हैं, ये आसार हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे आसार हैं जिसे गैस लगाते हैं किसी चीज़ को। तो ये है तशदीद आती है किसी भी हरूफ तहजी में। किसी भी हर्फ पे तशदीद लगा सकते हैं हम। जब एक शब्द को 2 बार बोला जाता है तो उस शब्द पे या उस हर्फ पे तशदीद लगती है। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगती है, और जिस हर्फ पर तशदीद लगती है इसको मुशद्दिद कहते हैं। हर्फ मुशद्दिद पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। मतलब वो लफ्ज़, जब हम उस लफ्ज़ को 2 बार बोलेंगे तो पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। मसलन ज़र्रा, तो ये पहले हम जैसे जाल, रे, ज़बर ज़र, तो ये पहले रे पहली बार में कौन सा हुआ साकिन, और फिर अब हम रे हे पे जोड़ेंगे तो रे ज़बर्रा, तो दूसरी बार हुआ मुतहर्रिक ये हर्फ। तो इसी तरह से यह है साकिन और दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। मसलन ज़र्रा। मिल्लत, तो मीम लाम ज़ेर मिल, तो लाम तेज़ वरलत मिल्लत, तो लाम पहले साकिन हुआ, फिर दूसरी बार में जब हम इसमें तेज़ में जोड़ दिया, जब मीम में जोड़ा तो साकिन हुआ, और जब लास्ट वाले में जोड़ा
مطلب میڈیم کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد میں جو جڑے گا وہ ہوگا متحرک لفظ کا نام، ساکن اور متحرک. یہی گرامر ہے اردو کی. اسی طرح سے آپ سمجھیے کفار تو کاف پہ پیش کف، اور تو یہ پہلی بار میں ساکن ہو گیا یہ سا حرف، اور دوسری بار میں فی الف زبر فا، دوسری بار میں ہو گیا متحرک وغیرہ. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تو تنوین کہتے ہیں جہاں دو زبر لگتے ہیں یا دو زیر لگتے ہیں تو وہ حروف تنوین والے کہلائے جاتے ہیں. تنوین الف دو زبرن تنوین آ گئی ہے تو اس کو تنوین بولتے ہیں. جیسے الف دو زبرن یا الف دو زیرین بھی ہو سکتا ہے. تو کسی لفظ کا آخری حرف نون نہ ہونے کے باوجود نون کی آواز نکالتا ہے. تو یہ جیسے ہم نے اس میں کوئی نون نہیں نظر آ رہا ہے لیکن ان آ گیا نا، دو لفظ لگ گئے. تو جیسے ہم کسی چیز میں اگر ہم لگائیں گے تو ہمارا لگے گا، ویسے تو ہو گیا یہ الف نون زبر ان، اور یہ بولا جائے گا الف دو زبر ان، دونوں کی آوازیں ایک ہی ہو گئی. تو جہاں دو زبر آ جاتے ہیں تو نون دکھتا نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے نون لگا دیا. تو یہ الف دو زبر ان، کسی لفظ کا آخری حرف نون نہ ہونے کے باوجود نون کی آواز دے تو اس پر تنوین کی علامت لگاتے ہیں، جیسے مجبوراً. تو مجبوراً اب ہم مجبور ایسے لکھیں، ہم کسی چیز کو ہم لکھیں مجبور تو اس کو مجبور ہی بولا جائے گا. اور اب ہم کہیں گے نا ارے مجبوراً، یا مطلب مجبوراً کا مطلب کہ بہت سارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کبھی، تو ہم کہتے ہیں نا ارے مجبوراً ہم یہ کام نہیں کر پائے، یہ اتفاق کہتے ہیں نا، اتفاق سے کوئی وہ آ گیا، یا اتفاق سے ہم تو یہ کرنے جا رہے تھے اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو اتفاقاً کا مطلب اب اس میں ہم اتفاقاً میں اس کا مطلب ہی سینس ہی بدل جاتا ہے. پھر ایک اتفاق ہوتا ہے، اتفاقاً ہو گیا، یہ نہیں آنے لگے گی. اتفاقاً قاف دو زبر قن، اتفاقاً. اب اتفاق یہ الگ لفظ ہو گیا، اتفاق یہ الگ لفظ ہو گیا، اور اتفاقاً ہو گیا کہ مطلب ایک ہی دم اچانک، جیسے مجبوراً اچانک جیسے کوئی کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مجبوراً ہم یہ تو کرنے جا رہے تھے لیکن یہ نہیں کر پائے ہم. اتفاق سے جیسے کوئی وہ آ گیا یا ایسا ہو گیا، ہم وہ تو کرنے جا رہے تھے یہ کام ایسے ہو گیا. تو وہاں یہ اتفاقاً مجبوراً تو سب پہ یہ لگتی ہے، دو زبر لگتے ہیں، لکھنے میں دو زبر آتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں تنوین. اعراب اور علامتوں کے علاوہ حسب ذیل چند اصطلاحات کا بھی جاننا ضروری ہے. الف تو اس کو ہم آپ کو کل بتائیں گے. آپ کا ورک ہو گیا یہاں تک. اسی کے ساتھ گائز اپنا خوب سارا خیال رکھنا. میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا. اللہ حافظ. خوب پریکٹس کرنا، آپ اس کی پڑھ کر دیکھنا. سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں.